गुड आफ्टरनून। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, और हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लिया था। इसका फैमिली ट्री जान ली थी कि किसका बेटा था, कौन था, क्या था, वो सारी चीजें जान ली थी हमने। अब हम शुरू करते हैं। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक मुगल साम्राज्य का कौन था? बाबर। और उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 1483 में। ठीक है। और उसके बचपन का क्या नाम था? जहीरुद्दीन। और उसका फेमस नाम क्या था? बाबर। जैसे आपके भी दो नाम होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। तुम्हारे तो तीन है। ठीक है। उसके बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन। देखो, अब उसका जो फादर था बाबर का, उसका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और ये मिर्जा जो था वो छोटे से फरगना का शासक था। छोटे से क्षेत्र जिसका नाम था फरगना, उसका शासक था। ये कहाँ था? तुर्किस्तान में था। कहाँ पे था? तुर्किस्तान में। ठीक है। छोटे से क्षेत्र का ये शासक था। अब हुआ क्या कि इसके पिता की, यानी कि किसके, बाबर के पिता की डेथ हो जाती है कब? 1494 में। ठीक है। जब इसके पिता की डेथ हो गई तो देखो बाबर की उम्र क्या है? लगभग 11 साल, 11-12 साल। तो इस छोटी सी उम्र में, 11 साल की उम्र में बाबर जो था वो शासक बना। कहाँ का? तुर्किस्तान का, फरगना का शासक बना। देखो, एक सम्राट के लिए, एक राजा के लिए सबसे बड़ी मुसीबतें क्या होती हैं? अपने दुश्मनों से डर रहता है। ठीक है। तो देखो, एक तो छोटी उम्र थी, दूसरे जो बाबर के सगे संबंधी थे उनसे इसको खतरा भी था, वो कभी भी आक्रमण कर सकते थे। ठीक है। और खुद एक जब राजा बनता तो वो भी चाहता कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। ठीक है। तब देखो इसने क्या किया कि 1501 में इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। इसको भी कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, छोटी सी तो आयु थी। अब देखो 83 में पैदा हुआ, 93 में शासक बना, 1501 में उसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया, जो कि उसके चाचा के अधीन था। और क्या हुआ कि वो समरकंद को क्या करता है? जब वो समरकंद पर आक्रमण करने के लिए निकलता है तो पीछे फरगना उसके हाथ से छूट जाता है। ठीक है। क्या होता है कि फरगना उसके हाथ से छूट जाता है और वो स्वयं लिखता है कि मैंने इसके लिए फरगना छोड़ दिया, समरकंद के लिए। ना तो फिर समरकंद मिला, ना तो फरगना मिला। ठीक है। और जो बाबर है वो 3 वर्ष तक यहाँ वहां भटकता रहता है। ठीक है। कब तक? 3 वर्ष यहाँ वहां भटकता रहता है। लास्ट में जाकर 1504 में उसने देखा कि काबुल जो है उसकी जो आंतरिक स्थिति है वो वहां पे अशांति फैली हुई है। देखो, सबसे बड़ी बात कि जब एक शासक जो होता है वो कमजोर हो या फिर वो शक्तिशाली हो, दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, उसके दुश्मन जो है वो पैदा हो जाते हैं। अगर कमजोर होगा तो उसके सगे संबंधी उस पर आक्रमण कर देंगे, अगर शक्तिशाली होगा तो कहीं वो और आक्रमण करेगा तो दुश्मन पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, काबुल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि अशांति फैली हुई थी और बाबर बिना किसी युद्ध के, इसने काबुल पर आक्रमण करने के लिए कभी कोई युद्ध नहीं किया, बिना युद्ध के उसने क्या कर लिया? काबुल पर अधिकार कर लिया। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े से वो काबुल का जो था वो शासक बन बैठा। ठीक है। अब जब वो काबुल का, देखो 504 में वो काबुल का शासक बन बैठा और 1505 से लेकर 1510 तक उसने क्या क्या जीत लिया? कंधार और हिरात या हेरात पर भी जो था वो कब्जा कर लिया। ठीक है। अब थोड़ा सा बाबर क्या था, स्ट्रॉन्ग बन गया था, थोड़े से क्षेत्र उसके अधीन आ गए थे। तो अब उसने क्या किया कि 1510 में फिर से उसने क्या कर दिया? कहां पे?
समरकंद पे आक्रमण कर दिया। कहां पे कर दिया? समरकंद पे फिर से आक्रमण कर दिया। शायद वो उसकी सबसे बड़ी भूल रही होगी, ठीक है। समरकंद पर आक्रमण कर दिया और क्या हुआ कि वो उसे जीत नहीं पाया। क्यों वहां पे उसको उसने जीत लिया पर वो थोड़े टाइम के लिए। आप देखो 1513 में क्या हुआ, 1510 में उसने उसको जीत लिया, लेकिन 1513 ईस्वी में क्या हुआ, एक शासक था अब्दुल्ला खां शेख, ठीक है। इसने बाबर को इस कदर हराया कि बाबर ने अब समरकंद जीतने का सपना जो था वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या किया? जब वो 13 में इस व्यक्ति से हारा तो उसने समरकंद का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया कि मुझे समरकंद की तरफ जाना ही नहीं, मुझे समरकंद देखना ही नहीं अब, ठीक है। तो समरकंद निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब उसने भारत पर आक्रमण करने से पहले 1526 में जब उसने आक्रमण किया था पानीपत के युद्ध में, जब वो जीता था, उससे पहले भी, अब उसका वो पहला आक्रमण नहीं था भारत पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो सीधा ही भारत आ जाए, बीच में आ जाए, दिल्ली में सेंटर में आ जाए। उससे पहले उसने क्या किया, 1520 से लेकर 1524 तक उसने 4 बार भारत पर आक्रमण किए, ठीक है। कितने बार? 4 बार। सबसे पहले उसने आक्रमण करके बाजौर को अपने अधीन किया, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान वाले रीजन में देखो, जो भी आक्रमण होते थे वो इस साइड से होते थे। क्यों? इस साइड से पहाड़ है, उनको पार करके आना टफ था। यहाँ पे आपके क्या है? समंदर है, पानी है, यहाँ से भी तो बसता ही रहता कौन सा? उत्तर पश्चिम वाला एरिया यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा क्या? पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। इस वाले एरिया में जो है वो बाजौर है। और भेरा आज भी जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, सरगोथा जो शहर, सरगोथा नाम पे ये मतलब स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में। तो पहले उसने क्या जीता? बाजौर जीता, फिर भेरा जीता, और थर्ड आक्रमण में इसने सियालकोट को जो था वो जीत लिया, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ वाला आक्रमण था, अब मैंने आपको थोड़ा सा एक बताया था इसके बारे में कि जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें बाबर को किसने बुलाया था भारत? आलम खान ने, है ना। और दूसरा कौन था? दौलत खान, ठीक है। तो जो आलम खान था, पंजाब का जो राजा था आलम खान, अब देखो इसने बाबर को भारत आने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वचन दिया था, और वो इस वचन से फिर गया। जब वो बाबर चौथी बार भारत पे आक्रमण करने आया, देखो 3 हो गए, चौथी बार जब आक्रमण करने आया तो जब वो पेशावर पहुंचा तो उसे पता लगा कि जो हमारा आलम खान है वो वचन से पीछे हट गया, उसने इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि उसने 1500, देखो यहाँ पे भी उसने आक्रमण किया, और फिर उसके बाद फिर से वो 1525 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पे वो पेशावर तक आया था चौथे वाले आक्रमण में, ठीक है। अब वो 1525 में फिर से आया, और उसने क्या किया कि उसने इसको हराकर पंजाब पर आक्रमण किया, इसको हरा के पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, पंजाब को भी जीत लिया। अब देखो इसके पास कितने सारे एरियाज हो गए हैं। ये भारत की बात है, जो आज के पाकिस्तान वाले एरिया से, तब ये भारत में हुआ करते थे। देखो बाजौर हो गया, भेरा हो गया, सियालकोट हो गया, पंजाब हो गया, सारे के सारे एरिया इसने जीत लिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसकी जो भारत में एक सफल अभियान था वो कौन था? पानीपत की लड़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाबर की जितनी भी उसने युद्ध अभियान किए थे उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा पानीपत का युद्ध, ठीक है, 1526। उसके बाद आया खानवा, ठीक है, 1527 में। उसके बाद आया चंदेरी 1528 में, और उसके बाद आया था घाघरा 1500, ठीक है। ये इसके सफल अभियान थे भारत में। ऐसा नहीं था कि ये पहला अभियान था, उससे पहले भी मैंने आपको बता दिया 4-5 बार इसने आक्रमण किया था। देखो हुआ क्या कि अब उसको
दौलत खां और आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। ठीक है, अब उस टाइम पे भारत का जो राजा था वो कौन था? दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। ठीक है, तो उनकी जो थी वो लड़ाई हुई। ठीक है, अब लड़ाई के रीजन क्या थे? अब देखो पानीपत की लड़ाई के कारण क्या थे? हर एक चीज, छोटी बड़ी चीज के कारण तो होते ही हैं। ठीक है, आपका दुनिया में आने का कारण है क्या? पढ़ना है और कुछ करना है और जॉब करनी है। सबसे बड़ा कारण, जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी लाइफ को अच्छी लाइफ बनाना है। लाइफ तो अभी भी जी रहे हैं, लेकिन उन्हें हर एक वो फैसिलिटी देनी है जो उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, देखो कारण क्या थे? बाबर जो था एक महत्वाकांक्षी राजा था कि अपने साम्राज्य को, नेचुरली बाबर ही नहीं, जितने भी सम्राट हुए हैं वो क्या चाहते हैं? उनका साम्राज्य आगे बढ़े। नींद लगी है? ठीक है, देखो तो क्या वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार जो था सबसे पहला कारण था कि साम्राज्य विस्तार। ठीक है, हर राजा चाहता है, बात बाबर की नहीं है, चाहे आप इंडिया के किसी भी राजा की बात कर लो, हर राजा जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। ठीक है, और देखो उसकी किस्मत में उसका साथ दिया। जब उसने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा तो उस टाइम क्या था कि जो हमारा इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी, ये जनता में जो था अप्रिय था। ठीक है, जनता इसको पसंद नहीं करती थी। ठीक है, और दिल्ली जो थी धीरे 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 खत्म हो रही थी, दिल्ली का शासन। और जो हमारा भारत था वो बहुत टुकड़ों में बट गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, किसी साम्राज्य का जब एंड होता है, वो खत्म होता है, तो वो एक टूट जाता है, बिखर जाता है। तो यहाँ भी वैसे हुआ, दिल्ली जो थी वो बिखर गई थी, टुकड़ों में थी। ठीक है, तो बाबर के लिए चीजें और भी आसान होगी। और इन सब चीजों से ऊपर उठकर उसका एक जो बेसिक रीजन तो वो क्या था? भारत की समृद्धि। जितने भी बाहर के जो आक्रमणकारी भारत आए, उनका मोटिव क्या रहता है? भारत में जो दौलत है उसको लूटना। चाहे आप तैमूर की बात कर लो, किसी और की बात कर लो, जो बाहर से विदेशी आए, धन दौलत लूटना था। जैसे हमारा देखो कौन आया था? गोरी आया था, गजनवी आया था, दौलत लूट के वो ले जाते थे, उन्होंने बसने की नहीं सोची। ठीक है, अब देखो ये कारण थे, उनका युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें कि बाबर जो था विजय रहा। अब उसके विजय के क्या कारण थे? क्यों विजय रहा वो? ठीक है, उसकी जीत के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था तुलगमा नीति, युद्ध की तुलगमा नीति। अब ये तुलगमा नीति क्या होती है? तुलगमा नीति क्या होती है? कोई नई चीज आ रही है? ठीक है, तुलगमा नीति वो होती है कि राजा बादशाह अपने विश्वास वाले सिपाहियों के साथ युद्ध स्थान में, रणभूमि में, ठीक है, बीच में रहता है और उसके दो सेनाएं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, वो अपनी सेना को 4 भागों में बांटता है। एक सेना उसकी लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, 2 सेना उसकी बैक साइड होती है। ठीक है, और उससे आगे बैलगाड़ियों को चमड़े के रस्से से बांधा जाता है। क्या करा जाता है? बैलगाड़ियों को चमड़े के रस्से से बांधा जाता है। ठीक है, और उसके पीछे एक रक्षा पंक्ति होती है, उसमें इतना डिफरेंस होता है कि 2 घुड़सवार एक ही टाइम में निकल सके। ठीक है, अब देखो जो रक्षा पंक्ति होती है उसमें क्या होता है कि तोपों वाले और धनुषधारी खड़े होते हैं। और इसमें युद्ध कैसे लड़ा जाता है कि देखो इसमें खास बात ये थी इस नीति में कि वहां से एक जो टुकड़ी है वो हमला करके फिर से अपने रक्षा पंक्ति में आके खड़ी हो जाती थी, और उसके उस टुकड़ी के हमला करने से पहले वो तोपखाने और धनुष बाण वाले जो खड़े हैं वो उनपे बाणों की बरसा के तो वो उनकी गोला बारूद की बारिश कर देते थे, ताकि आगे वाले को संभलने का मौका ही न मिले। और उसके विजय का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि इससे पहले भारत में ऐसी कोई नीति नहीं थी युद्ध करने की। ठीक है, और दूसरी ये थी कि भारत उस टाइम भारत की दशा दयनीय थी। ठीक है, तो अब नेचुरली जो थे इब्राहिम लोधी से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो देखो 1526 का युद्ध हुआ, उसमें बाबर को क्या क्या मिला? आगरा और दिल्ली। क्या क्या मिला? आगरा और दिल्ली मिला उसको। ठीक है, अब बात करते हैं 1527 वाले खानवा के युद्ध की। ठीक है, अब उसके कारण क्या थे? खानवा के युद्ध के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण क्या था? जो
राणा सांगा था, उसने भी बाबर को भारत आने पर भारत बुलाया था उसने भी। तो उसको लगा था राणा सांगा को कि जो बाबर है वो तैमूर की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। उसको लगा कि बाबर यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा, वो लूटेगा भारत को और चला जाएगा। लेकिन जब उसको बाबर की मंशा का पता चला कि वो तो यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। ठीक है, क्लियर हो गई है। अब देखो हुआ क्या कि अब जब उसको पता लगा राणा सांगा को कि बाबर यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो राजपूती जो थे 120 राजा, छोटे छोटे राजा इकट्ठे हो गए, जिसमें एक था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। ठीक है, तो उन्होंने इसके विरुद्ध क्या किया, अभियान छेड़ दिया। ठीक है, जब ये चीज बाबर को पता लगी, ठीक है, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। और कहा जाता है कि इसकी सेना को देखकर बाबर के जो सिपाही थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि इसकी सेना ज्यादा थी। तो बाबर ने उस टाइम बड़ा धैर्य से काम लिया, उन्होंने बोला कि काबुल लौट चलो, क्योंकि इनकी सेना बहुत बड़ी है। और आप जब बहुत ही डीप पढ़ोगे तो आप देखो कि बाबर जो भाषण देता था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता था। यानी कि इस तरह से मोटिवेट करता था कि उनके सिपाही कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। उसने कहते हैं उसने एक ऐसा भाषण दिया वहां पे कि उनके सिपाही एंड टाइम तक उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और बहुत जो था ये 16 मार्च 1527 को बहुत भारी कहते युद्ध हुआ। और जो था राणा सांगा वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, मारा नहीं गया, पूछा जाता है मारा नहीं गया, वो भाग गया। और 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद, क्योंकि उसको एक सदमा लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो खानवा में वो राजपूतों को हरा चुका था, लेकिन चंदेरी का एक और राजा इसी दौरान क्या कर रहा था, बाबर के विरुद्ध जो था वो अभियान की तैयारी कर रहा था। इसमें तो बाबर ने क्या कहा है कि मेरे पास जो युद्ध सामग्री थी और सैनिक थे उनका पूरा प्रयोग नहीं हो और मुझे बीजेपी मिल गई। एक बहुत ही छोटा सा जिसको बोल सकते हैं, बोलते मेरे पास जितनी युद्ध सामग्री सैनिक थे उनका प्रयोग नहीं हुआ, वो उपयोग में नहीं आए और मुझे बीजेपी मिल गई, यानी कि उसको बड़ी सरलता से बीजे मिल गई। अब देखो जब ये वाले राजपूतों को ये हरा रहा था, तो इस टाइम में घाघरा के जो अफगान थे, ठीक है, यहाँ पे जो घाघरा उत्तर प्रदेश घाघरा के जो अफगान थे, इनको युद्ध के लिए कौन तैयार कर रहा था, वही इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और एक बंगाल का शासक नुसरत या कहीं पे नसरत शाह लिखा हुआ है। कौन, एक तो महमूद लोदी और एक था बंगाल का शासक नसरत या नुसरत शाह। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो थे इनको तैयार करते थे। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, बाबर ने इसको नसरत शाह को बोला कि अफगानों की सहायता मत करो, ठीक है, इनको हेल्प मत करो, और ये नहीं माना। ठीक है, ये नहीं माना और इसने अफगानों की सहायता की, यानी कि अफगान कौन थे, जो हमारे लोधी थे वो अफगान थे। ठीक है, तो बाद में जब युद्ध हुआ तो इसने क्या की कि बाबर की अधीनता, उससे संधि कर ली, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अफगानों को आश्रय न देने का वचन लिया। और इसी के साथ बाबर लगभग उत्तर भारत पे राज करने लगा। देखो यहाँ से क्या मिल गया, पानीपत के पहले से उसे क्या मिला था, आगरा और दिल्ली, यहाँ से खानवा मिल गया, यहाँ से चंदेरी मालवा वाला चंदेरी मिल गया, यहाँ पे यूपी भी मिल गया। ठीक है, तो चंदेरी के बारे में बताइए थोड़ा सा, चंदेरी में किसके साथ लड़ा गया था ये मेदिनी राय के साथ। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था। हाँ जी, मेदिनी राय के साथ। देखो पहला वाला युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का राणा सांगा के साथ और चंदेरी का मेदिनी राय के साथ और घाघरा का अफगानों के साथ। ठीक है, अब इस युद्ध में देखो इब्राहिम मारा गया था, यहाँ पे क्या हुआ, राणा सांगा भाग गया, जो खुद क्या बोलते हैं 2 वर्ष बाद मारा गया, यहाँ पे भी ये हारा और यहाँ पे एक संधि हुई। पूछा जाता है कि संधि कहाँ हुई, तो घाघरा वाले युद्ध में राणा सांगा हार गया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे हुमायूं वाला चैप्टर। धन्यवाद।